दोस्तों, आपने सुना होगा कलाहंती हमरियानी अर्थात आपसी कलह और वैषम्य से अच्छे अच्छे साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर केरल तक शासन करने वाले मराठों का राज्य भी आपसी कलह के कारण नष्ट हो गया था। केवल व्यापार करने के लिए भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए मराठों के पारस्परिक झगड़ों का भरपूर लाभ उठाया और संपूर्ण भारत को अगले 200 वर्षों तक दासता की जंजीरों में जकड़े रखा। आइए जानते हैं मराठा स्वराज की इस गौरवपूर्ण यात्रा के अंतिम पड़ाव में अंग्रेज और मराठों के मध्य हुए उन 3 युद्धों की जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया था। हम आगे बढ़ें इससे पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही ऐतिहासिक चीज़ों का वर्णन कर सकूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है रघुनाथ राव और उसके पुत्र बाजीराव द्वितीय की मूर्खता के बारे में। शिंदे व होलकर जैसे मराठा राज्यों की आपसी दुश्मनी की यह मराठा महाशक्ति के पराभव और ब्रिटिश सत्ता के उदय की यह वह दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है जिसमें प्रत्येक भारतीय के माथे पर गुलामी का कलंक लगा दिया था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, पेशवा माधव राव की मृत्यु के पश्चात उसके सगे भाई नारायण राव पेशवा पद पर आसीन हुए थे। पेशवा नारायण राव को प्रशासनिक अनुभव कम होने के कारण उनकी सहायता के लिए बार भाई परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें 12 सदस्य जैसे नाना फडणवीस, पटवर्धन, विंचूरकर, वर्वे, पवार आदि शामिल थे। 1750 ईस्वी में रघुनाथ राव नामक बहुत बड़ा योद्धा हुआ जिसका अफगानिस्तान के सिंध और क्षेत्र तक मराठा साम्राज्य विस्तारित करने का महत्वपूर्ण योगदान था। वह युद्ध में माहिर एक अच्छा सेनापति था जिससे दरबार में उनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था। उसने इसी बात का फायदा उठाते हुए नारायण राव पेशवा को कैद करने का आदेश दे दिया। उस समय रघुनाथ राव को उसकी काली करतूतों की वजह से शनिवार वाड़ा में नजरबंद कर दिया गया। उस समय उसने कुछ शागिर्दों को अपने साथ मिला लिया और नारायण राव को दरावे अर्थात पकड़कर नजरबंद करने का आदेश दिया, परंतु रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने दरावे के दय शब्द को बदलकर मां कर दिया, जिससे वो मारावे हो गया, जिसका अर्थ था नारायण राव को मार दिया जाए। पुणे में बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाए जा रहे गणेश उत्सव की आरती के समय 7 बजे शनिवार वाड़ा के गणेश द्वार के पास गार्दियों ने नारायण राव पेशवा की हत्या कर दी। उसके बाद रघुनाथ राव पेशवा बना। उस समय के न्यायाधीश ने रघुनाथ राव को मृत्युदंड दिया था। रघुनाथ राव पेशवा को ज्ञात था कि 12 भाई उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वह डरकर उत्तर में चला गया और मार्च 1775 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, जिसे उससे सूरत की संधि कहा जाता है। 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च के बदले 2500 सैनिकों की सहायता माधवराव के विरुद्ध होने वाले संघर्ष के दौरान अंग्रेजों को रघुनाथ राव को दी जाती थी। युद्ध में विजयी होने पर रघुनाथ राव अंग्रेजों को सालसेट, पेशवा बाजीराव प्रथम और चिमाजी अप्पा द्वारा जीता गया वसई प्रांत, मुंबई के 7 आइलैंड और कोंकण में स्थित और मुंबई के बाकी क्षेत्र वसई प्रांत में आता है और सूरत आदि प्रदान किया। भरूच के कर संग्रह का अधिकार भी अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। उसके बाद पुरंदर की संधि हुई। अंग्रेजों को 3 प्रेसिडेंसी में से एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने सूरत की संधि को मान्यता देने से इनकार कर दिया। अपने एक प्रतिनिधिमंडल कर्नल आपटन को पुणे स्थित
12 भाई परिषद के साथ संधि करने के लिए भेजा। कर्नल अपटन कलकत्ता से पुणे आया और मार्च 1776 को पुरंदर किले पर नाना फडणवीस की अगुवाई में मराठों और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई। इसके अनुसार अंग्रेज पेशवा नारायण राव के हत्यारे रघुनाथ राव को मराठों को सुपुर्द करेंगे। अंग्रेजों को भली भांति ज्ञात था कि यदि पुणे के 12 भाई परिषद ने संधि को मान्यता नहीं दी तो उस संधि का कोई अर्थ नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने ऐसा दर्शाया कि हम नाना फडणवीस यानी 12 भाई के साथ हैं और रघुनाथ राव के बारे में हम कोई अच्छा नहीं सोचते। मराठों को भी कहा गया कि महाराष्ट्र के पश्चिमी किनारे पर फ्रेंच के साथ कोई भी नौसेना गतिविधि नहीं करनी है। सूरत की संधि में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को जो प्रांत देने का वादा किया था वह उन्होंने छोड़े नहीं थे। उससे अंग्रेजों को भी फायदा हुआ। नाना फडणवीस ने संधि पर हस्ताक्षर करके संधि को मान्यता दे दी। रघुनाथ राव को पेशवा पद से हटाकर नारायण राव के पुत्र सवाई माधव राव को पेशवा बनाकर कड़ी सुरक्षा में पुरंदर के किले में रखा गया ताकि रघुनाथ राव उसे कोई हानि न पहुंचा सके। पेशवा सवाई माधव राव आयु में बहुत छोटे थे, इसलिए 12 भाई उसके नाम से सत्ता चलाते थे। अंग्रेजों और मराठों ने संधि के नियमों का पालन नहीं किया। अंग्रेजों ने मराठों के प्रांत पर आक्रमण कर दिया, जिसके पश्चात मराठों ने फ्रेंचों का सहारा लिया और अपने पश्चिमी क्षेत्र में जगह बना ली। उस समय फ्रेंच पुर्तगाली और अंग्रेज की तरह नहीं थे। वे मराठा सत्ता को मजबूत करने में साथ देते थे। जैसे एक फ्रेंच योद्धा ने महादजी शिंदे और मराठा सेना को आधुनिक सेना बनाने की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए मराठों के पास भी कुछ आधुनिक तकनीक आ गई थी। अंग्रेजों ने मराठों के मध्य हुई संधि को टूटने के बाद सूरत के कर्नल कीटिंग ने पुणे पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस आक्रमण में रघुनाथ राव ने अपनी सेना सहित अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन 12 भाई में से एक महत्वपूर्ण सरदार हरिपंत फड़के ने उन्हें गुजरात में ही रोककर कर्नल कीटिंग और रघुनाथ राव की संगठित सेना को परास्त किया, जिसे अदास की लड़ाई कहा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों के 96 सिपाही और मराठों के 150 सैनिक मारे गए। अब बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने सोचा कि पुणे के विरुद्ध सीधे युद्ध नहीं किया तो अंग्रेजों को बड़ी हानि होने वाली है। इसलिए उसने पुणे के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दे दिया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों और मराठों के मध्य फिर से पुरंदर किले में समझौता किया गया, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस समझौते के पश्चात रघुनाथ राव पेंशनर बन गया और पहले वाला सारा क्षेत्र अंग्रेजों के पास ही रहा। पुरंदर की संशोधित संधि के कुछ समय बाद अंग्रेज मराठा युद्ध फिर से आरंभ हो गया, क्योंकि दोनों ही पक्षों की ओर से संधि का उल्लंघन किया जा रहा था। क्योंकि दरअसल कहने को तो युद्ध रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए था, परंतु वास्तविकता यह थी कि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत को जीतना था और मराठों की एकता की वजह से वे पश्चिमी क्षेत्र को जीत नहीं पाए थे। अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन किए जाने के पश्चात नाना फडणवीस ने फ्रेंचों को उन्हें दरबार में बुलाकर उनका आदर सत्कार करके उनका स्वागत किया। इस वजह से कलकत्ता की ब्रिटिश काउंसिल दुरुस्त हो गई और उन्होंने मराठों के साथ युद्ध करने का निर्णय ले लिया, जो कि अत्यंत रोमांचक सिद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विश्व में पहली बार हारे थे। जब पिछली बार अंग्रेज पुणे में आने से निकले थे तो हरिपंत फड़के ने उन्हें गुजरात में ही रोक दिया था। उस युद्ध में अंग्रेजों की सेना कम थी, लेकिन इस बार कलकत्ता प्रेसिडेंसी से सेना भेजी गई, जिसमें मुंबई की सूरत की सेना भी शामिल थी। अंग्रेजों की इस बड़ी सेना के साथ रघुनाथ राव और पठानों की सेना भी थी, जो भी मराठों के खिलाफ था। उन सभी को अंग्रेजों ने अपने साथ ले लिया। रघुनाथ राव उस समय खुद को पेशवा समझ रहा था, अतः उस लगा कि अंग्रेज
उसके अच्छे मित्र मातजी सिंधिया और तुकोजी होलकर भी होंगे जो उसे मिलेंगे। अंग्रेजों को भी लग रहा था कि मातजी सिंधे और तुकोजी होलकर पेशवा का साथ नहीं देंगे और ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाएंगे। अंग्रेज समझ नहीं पाए थे कि प्रथम युद्ध में मराठा एकता के साथ लड़ रहे थे और उन्होंने रघुनाथ राव का साथ नहीं दिया। मातजी शिंदे और तुकोजी होलकर मराठों से मिल गए। उसके बाद नागपुर के भोसले भी मराठों के साथ आ गए। इस तरह मराठों की संगठित शक्ति फिर से मजबूत हो गई। वडगांव युद्ध में अंग्रेजों की सेना के खिलाफ मराठा एकता लड़ रही थी। अंग्रेज सेना भोर घाट के रास्ते कोंकण से पुणे आ रहे थे। तब मातजी शिंदे ने नागपुर के भोसले से कहा कि अंग्रेजों को उत्तर से रसद नहीं मिलनी चाहिए। तब नागपुर के भोसले ने बंगाल से आने वाली रसद को रास्ते में ही रोक दिया। उसके बाद मातजी शिंदे ने पुणे के दक्षिण की ओर से, होलकर ने पुणे के उत्तर की ओर से कमान संभाली। नाना फडणवीस बहुत बलशाली व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनके पास ज्ञान और तर्क शक्ति बहुत अच्छी थी। जब तक नाना फडणवीस थे तब तक अंग्रेज मराठों को नहीं हरा पाए। नाना फडणवीस, नागपुर के भोसले, होलकर और इस युद्ध के सरसेनापति मातजी शिंदे ने मिलकर बहुत अच्छा युद्ध का प्रबंध किया था। मराठों ने लोनावाला और खंडाला क्षेत्र के सभी गांवों को खाली करा दिया, वहां के जल साधनों में जहर डलवा दिया और क्षेत्र की सारी फसलें और खाद्य सामग्री जला दी ताकि अंग्रेजों को खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं मिले। इसका परिणाम यह हुआ कि खाद्य सामग्री के अभाव होने के कारण अंग्रेज खंडाला से नीचे तले गांव की ओर चलने लगे। इसके बाद मराठा रात के समय अंग्रेजों पर हमला करते, जिसकी वजह से अंग्रेज सेना बेबस हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें, लेकिन अंग्रेजों के पास कोई उपाय न होने के कारण वे उन्हीं परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहे। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास युद्ध करने का सामर्थ्य ही नहीं बचा था। तलेगांव पहुंचने तक उनकी परिस्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने तलेगांव के पास स्थित वडगांव नामक स्थान पर सहारा लिया। मराठों ने वडगांव को खाली करा दिया और वहां का पानी भी जहरीला कर दिया। इस युद्ध में तुकोजी होलकर की मृत्यु हो गई, जिस वजह से चारों तरफ से गिर जाने के कारण अंग्रेज ये युद्ध भी हार गए और उन्हें संधि करनी पड़ी। इसके बाद दूसरा आंग्ला मराठा युद्ध हुआ। पहले युद्ध में मराठों की जीत हुई। रघुनाथ राव की मूर्खता का यह युद्ध परिणाम था। और दूसरा युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध उसके पुत्र बाजीराव द्वितीय की मूर्खता और शिंदे और होलकर मराठा राज्यों की आपसी दुश्मनी के कारण हुआ था। 19वीं सदी की शुरुआत में 1803 से 1806 तक अंग्रेजों और मराठों के बीच फिर से युद्ध आरंभ हो गया, जिसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। सवाई माधवराव की अल्पायु में मृत्यु होने के कारण रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। उस समय नाना फडणवीस, मातजी शिंदे और तुकोजी होलकर की भी मृत्यु हो चुकी थी। अर्थात मराठों के बीच में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो मराठों को इकट्ठा कर सके। इधर होलकर राज्य और शिंदे राज्य के बीच आपसी झगड़ा चल रहा था, जिस वजह से इंदौर में मुख्य यशवंतराव होलकर और ग्वालियर के राज्य के प्रमुख राणोजी शिंदे के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में पेशवाओं ने राणोजी शिंदे का साथ दिया और संयुक्त रूप से होलकर के खिलाफ लड़े। इस युद्ध में तुकोजी होलकर की भी मृत्यु हो गई, जिस वजह से यशवंतराव को बहुत गुस्सा आया और उसने पुणे में बाजीराव द्वितीय पर हमला कर दिया तथा शनिवार वाड़ा पर कब्जा कर लिया। उस समय सारे मराठा सरदार शिंदे और होलकर गुटों के बीच बटे हुए थे। बाजीराव द्वितीय के पास कोई सरदार नहीं बचा था। बाजीराव द्वितीय ने अपनी रक्षा के लिए भागकर बेसिन में जाना पड़ा और उसे बेसिन की संधि कहा जाता है। उस
उसने पुणे का पेशवा लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि से बंध गया। अंग्रेजों को प्रतिनिधि वाली एक सेना को पुणे में रखा गया। पुणे की विदेश नीति पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस बेसन संधि के बाद दूसरा आंग्ल मराठा संघर्ष 1803 में प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने सिंध राज्य पर आक्रमण करके उसे नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसे मुश्किल समय में यशवंतराव होलकर ने मराठों का साथ दिया तथा बाजीराव द्वितीय को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सेना सहित शिंदे राज्य का साथ दिया, जिसे बाद में शिंदे, होलकर और पेशवाओं की एक विस्तृत सेना ने युद्ध में अंग्रेजों को हराया। अगर हम विस्तृत रूप से समझें तो द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध शिंदे और होलकर राज्य की आपसी दुश्मनी की वजह से हुआ। इस युद्ध के बाद होलकर बड़ी शक्ति बनकर उभरे और यशवंतराव होलकर महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। इस युद्ध में फिर से मराठे विजयी हुए, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने राजपुर की संधि की। उसके बाद लगभग 10 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, किंतु उन्होंने इन 10 वर्षों में शिंदे, होलकर और पेशवाओं को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब वे पश्चिम में अपनी सत्ता बढ़ाने की कोशिश करने लगे और परिणाम स्वरूप फिर से एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सारे मराठों को समझ आ गया कि अंग्रेजों का साथ लेकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। बाजीराव द्वितीय का साथ देने के लिए ग्वालियर के शिंदे और इंदौर के होलकर आने की कोशिश कर रहे थे और नागपुर के भोसले अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे थे। इन प्रयासों के बावजूद मराठा अंग्रेजों को नहीं जीत सके, क्योंकि अंग्रेजों ने सभी मराठों को साथ आने नहीं दिया और अलग अलग जगह पर उन्हें युद्ध में हराया। 1817 में किरकी के युद्ध में पेशवाओं को, शीतलवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को और महिदपुर के युद्ध में होलकर को अंग्रेजों ने युद्ध में पराजित किया। 1817 में ब्रिटिश राज्य में पुणे को शामिल कर लिया गया और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया, जहां पर 1852 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका दत्तक पुत्र नाना साहब को अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। इस प्रकार मराठा स्वराज की गौरवपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हमने देखा कि बंगाल से अफगानिस्तान और कश्मीर से केरल तक मराठों का शासन था। मराठा स्वराज्य इस तरह नष्ट हो गया, जिसका कारण था आपसी फूट। इस कारण ही वे पराजित हुए। तो यह था मराठों का इतिहास, जिसको कि छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धाओं ने बनाया था, लेकिन आपसी फूट की वजह से वो सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया और अगले 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने सारे भारत पर राज्य किया। तो ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।